क्या किसी बहुत पुरानी, गहरी जड़ों वाली परंपरा को कानून के जरिए बदला जा सकता है? आज हम सती प्रथा के जटिल इतिहास में उतरेंगे और उस जबरदस्त बहस को समझेंगे जिसने ब्रिटिश भारत में इस प्रथा को खत्म करने का रास्ता बनाया। तो आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम इसकी प्राचीन जड़ों से शुरू करेंगे, फिर औपनिवेशिक काल की उस बड़ी बहस में चलेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज के दौर में इसकी परछाई कैसे नजर आती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर सती प्रथा थी क्या और ये आई कहां से। देखिए, सती शब्द जो है ना, इसके दो मतलब थे। एक तो वो महिला जो अपने पति की चिता पर बैठकर आत्मदाह करती थी, और दूसरा खुद वो पूरा कृत्य। इसे पत्नी की भक्ति और समर्पण का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा प्रमाण माना जाता था। अगर हम इसके इतिहास में झांके तो जड़ें तो बहुत पुरानी मिलती हैं, लेकिन असल में इसका चलन मध्यकाल में खासकर शाही और योद्धा परिवारों में बहुत ज्यादा बढ़ गया। सोचकर देखिए, 1724 में जब राजा अजीत सिंह की मृत्यु हुई तो उनके साथ 64 महिलाओं ने सती किया। यह आंकड़ा इस प्रथा की भयावहता को दिखाता है। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं 19वीं सदी में और देखते हैं कि अंग्रेजों ने इस गहरी जड़ें जमा चुकी प्रथा का सामना आखिर किया कैसे। और यहां पर मामला काफी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज खुद इस मुद्दे पर बुरी तरह बटे हुए थे। एक तरफ थे आंग्लवादी, जिन्हें लगता था कि सती को खत्म करके भारत को सिविलाइज्ड या आधुनिक बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ थे प्राच्यवादी, जो कहते थे कि भैया, इनके धर्म में दखल मत दो, वरना बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा। और इसी खींचतान की वजह से सालों तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। अतीत में हुए विद्रोह का डर तो था, इसलिए शुरुआत में ब्रिटिश सरकार सीधे सीधे हस्तक्षेप करने से बच रही थी। लेकिन उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस प्रथा को ब्रिटिश शासन पर एक धब्बा मानते थे। उनके लिए ये एक नैतिक सवाल बन गया था जिसे और ज्यादा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन यह समझना जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों और भारतीयों के बीच नहीं थी। असल बहस तो खुद हिंदू समाज के अंदर ही चल रही थी। ये टेबल हमें उस दौर की वैचारिक लड़ाई को बहुत अच्छे से दिखाती है। दोनों ही पक्ष धर्म ग्रंथों का सहारा ले रहे थे, लेकिन अपनी अपनी तरह से। एक तरफ राजा राम मोहन रॉय जैसे सुधारक थे, जो वेदों का हवाला देकर कह रहे थे कि विधवाओं के लिए तपस्वी जीवन सती से कहीं बेहतर है। तो दूसरी तरफ रूढ़िवादी थे, जो मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का हवाला देकर परंपरा को ही सही ठहरा रहे थे। तो एक तरफ तो ये शास्त्रों पर बहस चल रही थी, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही थी। अब बहस को आंकड़ों ने एक नया मोड़ दे दिया। विलियम कैरी जैसे सुधारकों ने जमीन पर जाकर आंकड़े जुटाने शुरू किए, और जो सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला था। सोचिए, सिर्फ 1803 में कलकत्ता के आसपास ही सती के 438 मामले दर्ज हुए। इन आंकड़ों ने इस बहस को सिर्फ भावनाओं से निकालकर तथ्यों पर ला खड़ा किया। और ये संख्या रुकी नहीं। 1818 तक तो ये बढ़कर 839 तक पहुंच गई। इससे एक बात साफ हो गई कि सरकार की कानूनी और गैर कानूनी सती में फर्क करने की जो कोशिश थी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। बल्कि शायद इन नियमों की वजह से मामले और बढ़ गए थे। तो आखिरकार भारतीय सुधारकों के लगातार दबाव और इन खौफनाक आंकड़ों के चलते लॉर्ड बेंटिक ने वो कदम उठाया जिसका सबको इंतजार था। 4 दिसंबर 1829, वो ऐतिहासिक दिन जब बंगाल सती रेगुलेशन पास हुआ और इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और ये कानून सिर्फ एक बैन नहीं था, इसने सती के लिए उकसाने या उसमें मदद करने को भी एक धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड का दर्जा दे दिया। ये एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव था। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो गई? क्या एक कानून बनने से सदियों पुरानी प्रथाओं की परछाई पूरी तरह मिट गई? अफसोस नहीं। साल था 1987। जगह थी राजस्थान का एक छोटा सा गांव देवराला। यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने आजाद भारत को झकझोर कर रख दिया। एक 18 साल की लड़की रूप कंवर अपने पति की चिता पर सती हो गई। इस एक घटना ने देश में फिर से वही पुरानी बहस छेड़ दी और ये साफ कर दिया कि कानून बनने के बावजूद समाज में इस प्रथा का महिमा मंडन करने वाली सोच अब भी जिंदा थी। रूप कंवर की मौत के बाद देश भर में गुस्सा था, और इसी के जवाब में भारत सरकार 1987 में एक नया और पहले से कई ज्यादा सख्त कानून लेकर आई। इस कानून का मकसद सिर्फ सती को रोकना नहीं था, बल्कि उसके महिमा मंडन यानी उसके नाम पर जश्न मनाने या मंदिर बनाने तक को एक गंभीर अपराध बनाना था।
तो सती प्रथा के खत्म होने की ये पूरी कहानी आज हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी समाज की परंपरा और मानवाधिकार आमने सामने खड़े हों, तो वो सीमा रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए और ये फैसला लेने का हक किसके पास है?